चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं परिक्षण परिषद रांची के द्वारा आपकी वार्षिक परीक्षा के लिए जो मॉडल प्रश्न पत्र जारी किया गया है उन्हीं के सॉल्यूशन पर बात करेंगे। इस वीडियो से पहले हमने आपको हिंदी का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव, विज्ञान का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव, साथ ही साथ मैथ का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव, ये तीनों सब्जेक्ट का टोटल सॉल्यूशन आपको हम दे चुके हैं। साथ ही साथ इसका एक न्यू प्लेलिस्ट मॉडल सेट के नाम से बनाया गया है। आप वहां जाकर ये सारे वीडियो को देख सकते हैं अगर नहीं देखे हैं तो चलिए अब हम बात करने वाले हैं आपके सामाजिक विज्ञान पर। वही क्लास 10 के बच्चों के लिए है और आपका विषय इस बार का है सामाजिक विज्ञान। तो चलिए फटाफट नए अंदाज में पूरे यूट्यूब के सबसे अलग कॉन्सेप्ट पर बात करने वाले हैं। इस चैनल के माध्यम से आपको ऐसे कॉन्सेप्ट दिया जाता है जो सबसे अलग और सबसे बेहतर तथा सटीक शब्दों में होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले हम लोगों को मिलता है एक सामान्य निर्देश। तो आप लोगों को सामान्य निर्देश भली भांति पता चल गया होगा, ठीक है। इसलिए इसमें हम लोग अपना टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और सीधे चलते हैं अपने मुद्दे पे। तो मुद्दे पर आते हैं। तो सबसे पहले अति लघु उत्तरीय प्रश्न दिया गया है और इनमें से 6 प्रश्नों का उत्तर देना है। लेकिन हम आपको यहाँ टोटल प्रश्नों का उत्तर बता देंगे। आपको एग्जाम में मनचाहा 6 प्रश्न का ही जवाब देना है, लेकिन हम लोग यहाँ पूरे प्रश्नों को पढ़ लेते हैं। और एक और इम्पोर्टेंट है, अगर आप हमारे पहले जो दिए गए थे PDF या तो इम्पोर्टेंट वीडियोज अगर आप उसको देखे होंगे तो बिल्कुल आपको सारे प्रश्न याद होगा, क्योंकि आपके मॉडल सेट में पूरे वही क्वेश्चंस आए हैं जो हम आपको पहले गैस किए थे। तो चलिए फटाफट एक नए अंदाज में सारे प्रश्नों को कवर करते हैं। तो आपका 31 नंबर क्वेश्चन से है कि उदारवाद क्या अर्थ है। समझ जाओ, उदारवाद है ना, उदारवाद जो उदारता की भावना रखता है ना, तो वैसे लोगों को ही उदारवाद कहते हैं। तो आपको जवाब लिखना है कि उदारवाद का अर्थ उदारता की भावना रखना है, यानी उदारता की भावना रखना ही क्या कहलाता है, उदारवाद कहलाता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर्स कि गिरमिटिया मजदूर कौन थे। तो समझिए ना, गिरमिटिया मजदूर किसको कहते हैं। जब हमारा देश गुलाम था उस समय हम भारतीयों को यहाँ से दूसरे देश ले जाते थे और वहाँ हम लोगों को किसी शर्त पर, अनुबंध पर काम करवाया जाता था। तो इन्हीं को गिरमिटिया मजदूर कहते थे। लेकिन गुरुजी इसका जवाब कैसे लिखेंगे, चलिए इसको देखते हैं। तो इसका जवाब लिखना है कि भारतीय मजदूर को यह अनुबंध या शर्त के तहत उसे काम करवाने हेतु विदेश ले जाते थे, जिसे गिरमिटिया मजदूर कहा जाता था। आपका नेक्स्ट 33 नंबर क्वेश्चन है कि बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं से होने वाले कोई 2 हानियां लिखें। जवाब लिखना है कि बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं से होने वाले 2 हानियां निम्नलिखित है। नंबर 1 लिखेंगे, नदियों के प्राकृतिक बहाव में बाधा पड़ती है, और जो नदियां है ना, जो अपनी प्राकृतिक रूप से बहती है उसको बीच से क्या करती है, रोक देती है। आपका सेकेंड पॉइंट लिखना है कि बाढ़ के मैदान में जलाशय बनाने से वहां की वनस्पति नष्ट हो जाती है, यानी जब हम लोग वहां बांध बना देते हैं, जलाशय बना देते हैं, तो वहां के आसपास की जो वनस्पतियां होती है वह जलमग्न होकर नष्ट हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट लिखना है कि उपजाऊ मिट्टी जलाशय में चले जाती है और आसपास के जो उपजाऊ मिट्टी होती है वह उसी जल में समा जाती है। इतना ही नहीं, आसपास के जो घर आवास होते हैं उन्हें भी वहां से दूर चले जाना पड़ता है, विस्थापन कर लेना पड़ता है। तो इस प्रकार के कई हानियां हैं, इनमें से आपको किन्हीं 2 हानियों को याद करके समझ के लिख देना है। नेक्स्ट चलते हैं। तो प्रश्न मिलता है कि खनिज क्या है। आप खनिज जानते होंगे कि खनिज क्या है। तो खनिज क्या है और खनिज को हम लोग प्राप्त कहाँ से करते हैं, तो खनिज को हम लोग पृथ्वी के गर्भ से, मतलब पृथ्वी के अंदर से प्राप्त करते हैं। तो इसकी परिभाषा कैसे लिखेंगे, तो किसकी परिभाषा लिखेंगे कि खनिज ऐसे भौतिक पदार्थ हैं जो खान से खोदकर निकाले जाते हैं, जैसे कोयला, लोहा, यवरक आदि। आपका नेक्स्ट है कि संप्रादिकता क्या है। संप्रादिकता क्या है, तो जवाब देना है कि संप्रादिकता ऐसी भावना है जो धर्म अथवा धार्मिक पहचान के आधार पर गैर धार्मिक हितों, राजनीतिक अथवा आर्थिक
की प्राप्ति का समर्थन करती है। नेक्स्ट 36 नंबर क्वेश्चन से है कि नारीवाद आंदोलन से क्या समझते हैं। नारीवाद, नारीवाद मतलब नारियों के लिए किया गया आंदोलन नारीवाद आंदोलन कहलाता है। किसके लिए? नारियों के लिए किया गया आंदोलन, नारियों के लिए किया गया आंदोलन ही क्या कहलाता है? नारीवाद आंदोलन कहलाता है। लेकिन इसका जवाब कैसे लिखेंगे गुरुजी? तो इसको देख लेते हैं। तो जवाब लिखेंगे कि महिलाओं के राजनीतिक और वैधानिक दर्जे को ऊंचा उठाने, उनके लिए शिक्षा और रोजगार के अवसरों को बढ़ाने की मांग और उनके व्यक्तिगत एवं पारिवारिक जीवन में बराबरी की मांग करने वाले ये आंदोलन को क्या कहते हैं? नारीवादी आंदोलन कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे शेर, आप सभी इस वीडियो को सिर्फ देखिएगा नहीं, अपने कॉपी में नोट डाउन करते जाइएगा, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंस है। आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट 37 क्वेश्चन से कि साक्षरता दर को परिभाषित करें। जवाब लिखेंगे किसी देश की कुल जनसंख्या और वहां के लोगों के, पढ़े लिखे लोगों के अनुपात को साक्षरता दर कहते हैं। मतलब मेरे शेर, साक्षरता दर, मान लो कोई गांव है, मान लो कोई शहर है, या तो कोई देश है। अब देश में कितने लोग हैं, पहले ये देखना है कि वहाँ टोटल कितने लोग हैं। अब ये टोटल लोग जो हैं उसके बाद देखेंगे कि वहाँ के जो लोग हैं कितने लोग पढ़े लिखे हैं। तो यही दोनों का जो अनुपात निकलेगा ना, इसका जो अनुपात निकलेगा तो यही अनुपात साक्षरता दर कहलाता है। आपका नेक्स्ट 38 क्वेश्चन से कि विश्व व्यापार संगठन WTO के किन्हीं दो कार्य को लिखें। तो जवाब लिखना है कि विश्व संगठन WTO के दो कार्य निम्न है। नंबर 1, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देना। दूसरा पॉइंट नंबर दूसरा लिखेंगे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हेतु नियमों को निर्धारित कर उसे लागू करना। और तीसरा लिखेंगे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के विस्तार हेतु सदस्य देशों को एक मंच प्रदान करना। इस प्रकार के दो कार्यों को क्या करेंगे? लिख देंगे। आगे आपका है लघु उत्तरीय प्रश्न, जो आपका ये 3 नंबर का है। 6 प्रश्न 3 नंबर का, मतलब 18 नंबर का है। ठीक है, ऊपर जो प्रश्न देख रहे थे वह 2 नंबर का था, उनमें 6 प्रश्न लिखना था, मतलब 12 नंबर का हम लोग प्रश्न देख लिए हैं, अच्छी तरह से याद भी कर लिए हैं। ये अब देखेंगे हम लोग 18 नंबर के लिए, मतलब 6 प्रश्न 3 नंबर वाले। चलिए, ये प्रश्न है कि 39 नंबर, जालियांवाला बाग हत्याकांड पर संक्षिप्त नोट लिखें। तो जवाब लिखना है, पहले ये समझिए ना कि जालियांवाला बाग हत्याकांड है क्या, पहले साधारण लैंग्वेज में समझ लेते हैं। तो मेरे से जालियांवाला बाग हत्याकांड है वह कहाँ है? तो आपका जवाब होगा कि सर गुरुजी ये अमृतसर में है। अमृतसर में है तो यह कब घटा था? तो 13 अप्रैल 1919 को घटा था। क्यों घटा था? तो सरकार ने कोई नियम लाया था, कोई कानून लाया था, और उसी कानून को भंग करवाने के लिए हम सभी भारतीय अमृतसर के एक खुले बगीचे में, एक खुले जगह पर क्या कर रहे थे? बैठक कर रहे थे। और यह बात जब इस बात की जानकारी जब अंग्रेजों को पता चला तो उन्हें यह बात पचा नहीं, और जब यह बात उन्हें पचा नहीं तो अचानक उस सभा में आ गया और निकलने वाले दरवाजे को बंद करके बिना कोई सूचना दिए अंधाधुंध फायरिंग करने लगी, और उसमें बहुत सारे लोगों की मृत्यु हुई थी, बहुत सारे लोग घायल भी हुए थे। तो बस यही है जालियांवाला हत्याकांड, और आपको इसी तरह सजा के लिख देना है। तो कैसे लिखेंगे इसको भी देख लेते हैं। तो लिखना है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को पंजाब के जालियांवाला बाग में ब्रिटिश क्रूरता का विचित्र चेहरा सामने आया। यह जो दिन था, यह वैसाखी का दिन था। सरकार ने रोलैक एक्ट पारित किया था, जिसे काला कानून भी कहा जाता है, जिसके तहत पुलिस किसी भी व्यक्ति को बिना सबूत के संदेह के आधार पर गिरफ्तार कर सकती थी। अतः इसका पूरे देश में विरोध किया जा रहा था। जालियांवाला बाग में बैसाखी का जलसा आयोजित किया गया था, और जलसे के साथ ही एक आम सभा हो रही थी जिसमें रोलैक एक्ट की निंदा की जा रही थी।
इसी समय जनरल डायर वहां पहुंचा और उसने जालियांवाला बाग को क्या कर लिया, घेर कर बिना किसी चेतावनी के, बिना कोई सूचना दिए सीधे गोली मारने का आदेश दे दिया। इस प्रकार ब्रिटिश अधिकारी द्वारा एक सामूहिक नरसंहार किया गया, जिसे जालियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से आज भी याद किया जाता है। इस हत्याकांड में पुरुषों के साथ साथ सैकड़ों औरतें, बच्चों और बुजुर्ग भी मारे गए। इस घटना ने भारत में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद को तेजी से बढ़ावा दिया। अब फिर पैराग्राफ आपको चेंज करना है और लिखना है कि अंग्रेजी सरकार ने जनवरी 1919 ईस्वी में रोलेट एक्ट पारित किया, जिससे संसद भारत में असंतोष व्यापक हो गया। इस एक्ट के विरोध गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन छेड़ दिया। हमारे देश में प्रदर्शन हुए और जल से निकाले गए। गांधी जी पंजाब जाना चाहते थे, परंतु उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। इसी बीच अंग्रेजी सरकार ने डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर किचलू को गिरफ्तार कर लिया। इन गिरफ्तारों का विरोध प्रकट करने के लिए 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में जालियांवाला बाग निहत्थों की भारी भीड़ जमा हुई। अंग्रेज सैनिक, फिर से आपको पैराग्राफ चेंज करना है और लिखना है, अंग्रेज सैनिक कमांडर जनरल डायर ने बाग को चारों ओर से घेर लिया और निकलने के सारे रास्ते पर सैनिकों को खड़ा कर दिया। मतलब निकलने के सारे रास्ते को बंद कर दिया। बीच में घिरी हुई भीड़ पर जनरल डायर ने राइफलों और मशीन गनों से गोलियां चलाने का आदेश दे दिया। इस हत्याकांड में हजारों लोग मारे गए तथा घायल हुए। इतिहास में यह घटना जालियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जानी जाती है। मेरे प्यारे बच्चों, आपको एग्जाम में ना इतनी लंबी लिखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये हमको मात्र 3 नंबर दे रहा है। तो 3 नंबर लेकर हम लोगों को इतना ज़्यादा काम नहीं करना है। तो आपको इसमें से कुछ सटीक शब्दों में कम से कम 5 से 6-7 लाइन में लिख देना है, लेकिन शब्दों को थोड़ा मजबूत रखिएगा। अच्छे से इस कॉन्सेप्ट को पढ़ लीजिए और यहाँ से जहाँ जहाँ से आपको याद होता है बस उन्हीं चीज़ों को क्या कर देना है, एग्जाम की कॉपी में लिख देना है। और एक प्रश्न आपके एग्जाम में आने की भरपूर संभावनाएं बन रही है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रिटेन वुड्स समझौते का क्या अर्थ है। जवाब देंगे कि ब्रिटेन वुड्स समझौते का अर्थ है औद्योगिक विश्व में आर्थिक स्थिरता तथा पूर्ण रोजगार को बनाए रखना। नेक्स्ट है 41 नंबर क्वेश्चन कि भारत में लो एस्क के किन्हीं 3 वितरण क्षेत्र का नाम लिखिए। तो जवाब लिखेंगे कि गुरुजी भारत में लो एस्क के 3 वितरण क्षेत्र निम्न है। पहला कर्नाटक, दूसरा उड़ीसा, तीसरा छत्तीसगढ़। ये 3 लिखेंगे, लेकिन और भी है। कौन कौन सा है? तो गोवा भी है, झारखंड भी है, राजस्थान भी है। तो ये आपको 6 में से जो भी याद रहेगा आप 3 वहाँ एग्जाम में आसानी से क्या कर दीजिएगा, लिख दीजिएगा। आपका 42 नंबर क्वेश्चन है कि कृषि आधारित उद्योग और खनिज आधारित उद्योग में क्या अंतर है, उदाहरण सहित लिखें। तो जवाब लिखेंगे कि कृषि आधारित उद्योग और खनिज आधारित उद्योग में निम्नलिखित अंतर है। एक बात यह नोटिस कीजिएगा कि जब भी आपको ये अंतर लिखने के लिए दिया जाए ना, तो जिस प्रकार हम लिखे हैं ना इसी तरह से लिखना है, क्योंकि इस तरह में आपका कोई भी नंबर कटने वाला नहीं है। क्योंकि एग्जामिनर के पास ना प्रश्न उत्तर पढ़ने के लिए टाइम नहीं होता है, उन्हें भी एग्जाम में के दौरान पैसे कमाने की होड़ लगी होती है। इसलिए आप जितना पॉइंट में लिखेंगे ना उतना ही अच्छा नंबर आपको मिल सकता है। तो चलिए लिखेंगे कि कृषि आधारित उद्योग और खनिज आधारित उद्योग में निम्नलिखित अंतर है। एक तरफ लिखेंगे कृषि आधारित उद्योग और दूसरी तरफ लिख देंगे खनिज आधारित उद्योग। अब नंबर 1 लिखेंगे कि ये उद्योग कच्चे माल के रूप में वनस्पति और जंतुधारित उत्पादकों का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। खनिज आधारित उद्योग में नंबर 1 लिखेंगे कि ये उद्योग खनिज अयस्कों का प्रयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं। सेकेंड लिखेंगे कि शक्कर उद्योग, वस्त्र उद्योग आदि कृषि आधारित उद्योग के उदाहरण हैं। और लोहा तथा इस्पात, सीमेंट, एल्युमिनियम, मशीन औजार तथा पेट्रोलियम उद्योग आदि इसके उदाहरण है। तीसरा लिखेंगे कि कृषि आधारित उद्योग प्राथमिक उद्योग है और खनिज उद्योग भी
खनिज आधारित उद्योग भी प्राथमिक उद्योग है। तो इस प्रकार इसका क्या कर देंगे, अंतर लिख देंगे। तो गुरुजी हमने तीन ही अंतर क्यों लिखा, तो तीन ही अंतर इसलिए लिखे हैं क्योंकि हमें इतना ही काम करने की मजदूरी मिल रही है, मतलब तीन ही नंबर मिल रहा है ना, इसलिए तीन ही पॉइंट लिखेंगे। और आप इस तरह लिखते हैं ना तो आपका कोई भी नंबर नहीं कटेगा, अब मेरी गारंटी है। आगे चलते हैं तो 43 नंबर क्वेश्चन से कि लोकतांत्रिक व्यवस्था की किन्हीं दो चुनौतियां की चर्चा करें। यानी लोकतांत्रिक लोकतंत्र व्यवस्था है ना, इसकी किन्हीं दो चुनौतियों की चर्चा करना है। तो पहले आपको समझना होगा कि लोकतंत्र क्या है। तो लोकतंत्र ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें जिसमें राजा का चुनाव कौन करता है, जनता करता है। ठीक है, तो जवाब लिखेंगे कि लोकतांत्रिक व्यवस्था की दो चुनौतियां निम्न है। नंबर 1 लिखेंगे निरक्षरता और लिखे डैश कर देंगे, और लिखेंगे अशिक्षित जनता कभी भी एक स्वस्थ लोकतंत्र बनाने में योगदान नहीं दे सकता। मतलब जो लोग पढ़े लिखे नहीं है ना वह लोकतंत्र को नहीं समझेगा। सेकेंड पॉइंट लिखेंगे गरीबी, मतलब और फिर डैश करेंगे और लिखेंगे बढ़ती गरीबी की समस्या लोकतंत्र की सबसे बड़ी चुनौती है। और तीसरा सांप्रदायिकता लिखे डैश करेंगे और लिखेंगे सांप्रदायिकता एक ऐसी बाधा है जिसके अनुसार समाज के कुछ लोग केवल अपने हितों को साधने के कारण लोकतंत्र की परवाह नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 नंबर कि बहुदलीय व्यवस्था पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। जवाब लिखेंगे बहुदलीय प्रणाली एक राजनीतिक प्रणाली है जिसमें दो से अधिक राजनीतिक दल होते हैं। दो से अधिक क्या होते हैं, राजनीतिक दल होते हैं जिनके पास सत्ता जीतने की वास्तविक संभावनाएं होती है। बहुदलीय प्रणाली में कोई एक प्रमुख पार्टी नहीं होती है और सरकारें अक्सर छोटी पार्टियों के गठबंधन द्वारा बनाई जाती है। ये लिखने के बाद आपको पैराग्राफ चेंज करना है और लिखना है भारत ने कई कारणों से बहुदलीय प्रणाली अपनाई है। सबसे पहले भारत एक विशाल और विविधतापूर्ण देश है जिसमें विभिन्न प्रकार के राजनीतिक विचार हैं। एक बहुदलीय प्रणाली इन विभिन्न विचारों को सरकार में प्रतिनिधित्व करने की अनुमति देता है। दूसरा, बहुदलीय प्रणाली किसी एक पार्टी को अत्यधिक शक्तिशाली बनने और अपनी शक्ति का दुरुपयोग करने से रोकने में मदद कर सकती है। तीसरा, बहुदलीय प्रणाली सरकार में जवाबदेही और पारदर्शिता को बढ़ावा देने में मदद कर सकती है। फिर से पैराग्राफ चेंज करेंगे और लिखेंगे बहुदलीय प्रणाली के कुछ लाभ इस प्रकार हैं और लिखेंगे पहला, विविध विचारों का प्रतिनिधित्व, दूसरा जवाबदेही और पारदर्शिता, और तीसरा लिखेंगे लचीलापन और अनुकूलशीलता। इस प्रकार के लिखने के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं तो 45 नंबर क्वेश्चन मिलता है कि ऋण की किन्हीं तीन शर्तों का उल्लेख करें। तो जवाब लिखेंगे कि ऋण की तीन शर्तें निम्न है। नंबर 1 लिखेंगे उद्देश्य ब्याज दर समर्थक ऋणधार, मतलब वह कितने % पर हमें कर्ज दे रहा है। दूसरा लिखेंगे आवश्यक कागजात, मतलब अगर हमको कोई कर्जा दे रहा है तो उसके बदले हमसे कौन कौन से कागज ले रहे हैं। और तीसरा लिखेंगे भुगतान के तरीके, मतलब वो हमें जो पैसे दे रहे हैं, जो कर्जा दे रहा है, वह देने का उसका माध्यम क्या है, अकाउंट में देगा या कैश देगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या होती है, ऋण लेने की शर्तें होती है। मतलब अगर आपको याद नहीं होता है ना तो एक बार किसी से कर्जा मांग के देखना, और कर्जा मांगने जब आप मांगते हैं तो वह जो प्रक्रिया आपको करने के लिए कहता है ना वही ऋण की शर्तें हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं तो 46 नंबर क्वेश्चन मिलता है कि उपभोक्ता संरक्षण परिषद उपभोक्ताओं की किस प्रकार मदद करता है। अब आपको यहाँ समझना है कि उपभोक्ता किसे कहते हैं। तो उपभोक्ता कस्टमर को कहते हैं। जब को हम लोग कोई सामान खरीदने जाते हैं ना तो हम लोग ही उपभोक्ता बन जाते हैं। ठीक है, और उपभोक्ता संरक्षण किसे कहते हैं गुरुजी? तो उपभोक्ता संरक्षण एक बोर्ड है जो यह तय करता है कि कौन सा सामान का कितना मूल्य होना चाहिए, दुकान में किस प्रकार के सामान बेचे जाने चाहिए। ठीक है, तो यह जो कानून है, वह जो नियम है, वे हमारे मदद किस प्रकार करते हैं, इन्हीं चीज़ों को यहाँ उल्लेख करना है। तो जब हम कभी दुकान जाते हैं और हमको लगे कि दुकानदार नाप तोल में कोई गड़बड़ी कर रहा है या मिलावटी सामान बेच रहा है, तो हम दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर क्या कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। उसके बाद
उपभोक्ता संरक्षण की टीम आकर इसकी जांच करेगी। तो इस प्रकार हमारी क्या करती है, मदद करती है। लेकिन इसका जवाब कैसे लिखेंगे सटीक शब्दों में, ये देख लेते हैं ना। तो लिखेंगे कि उपभोक्ता संरक्षण परिषद मुख्य उद्देश्य उपभोक्ता के उन अधिकारों की रक्षा करना है जो जनता और उपभोक्ताओं के हितों के लिए हानिकारक है, जैसे अनुचित व्यापार, झूठे और भ्रामक विज्ञापनों पर रोक लगाना, सेवा की गुणवत्ता या मात्रा के बारे में गलत जानकारी प्रदान करने और भ्रामक विज्ञापनों जैसे अपराधों पर रोक लगाना। फिर लिखेंगे इसके 3 तरीके निम्नलिखित हैं। कौन कौन सा तरीका है? पहला तरीका है कि चुनाव या पसंद करने का अधिकार। चुनाव या पसंद करने का अधिकार लिखे डैश करेंगे कि उपभोक्ता को आकार, रूप, रंग, ब्रांड तथा मूल्य के आधार पर किसी भी वस्तु का चयन करने का अधिकार प्राप्त है। मतलब दुकान गए, हमें किस कंपनी का मसाला खरीदना है, किस कंपनी का कुरकुरे खरीदना है, बालाजी का खरीदना है या दूसरे कंपनी का खरीदना है, ये हमें तय करने का क्या है, अधिकार है। दुकानदार अपने मन से हमें सामान नहीं दे सकता। सेकेंड पॉइंट लिखेंगे सुरक्षा का अधिकार। उपभोक्ता को शरीर तथा संपत्ति को हानि पहुंचाने वाली सेवाओं से सुरक्षा प्रदान करने का अधिकार है, जैसे खराब चावल, गेहूं, खराब दाल आदि से सुरक्षा। मतलब यह हमें यह बताता है कि कोई दुकानदार एक्सपायरी डेट यानी कोई किसी चीज़ है, जब कोई भी खाद्य पदार्थ है, अगर उसका डेट एक्सपायर हो गया है तो अपने दुकान में नहीं बेच सकता है। अब तीसरा पॉइंट लिखेंगे कि सूचना लेने का अधिकार। जब हम दुकान जाते हैं तो किस वस्तु का कितना मूल्य है ये हमें पूछने का अधिकार है और हम पूछ सकते हैं। तो सूचना लेने का अधिकार लिख के डैश करेंगे और लिखेंगे कि उपभोक्ता को खरीदने वाली वस्तु या सेवाओं के बारे में सूचना प्राप्त करके करने का पूरा अधिकार है, जैसे वस्तुओं का मूल्य, गुणवत्ता आदि। अब आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है और इनमें से किन्हीं 4 प्रश्नों का उत्तर देना है। इनमें से किन्हीं 4 प्रश्नों का उत्तर देना है। तो 47 नंबर क्वेश्चन है कि मुद्रण संस्कृति ने भारत में राष्ट्रवाद के विकास में क्या मदद की है। जवाब लिखेंगे मुद्रण संस्कृति। समझ रहे हो ना, मुद्रण संस्कृति मतलब जिसको बोलते हैं छापे खाना। तो जब छापे खाना है तो क्या हुआ, किताबें अत्यधिक छपने लगी थी, किताबों की मूल्य कमी हो गया था, लोगों को कोई जानकारी देना होता था तो किताबें छाप देते थे। ठीक है, तो इसका जवाब लिखना है कि मुद्रण संस्कृति ने भारत में राष्ट्रवाद के विकास में निम्न मदद की। पहला लिखेंगे पत्र पत्रिकाओं में अंग्रेजी शासन की आलोचना की गई। मतलब पेपर छापे जाने लगा और पेपर में जो अंग्रेजों की बुराइयों को प्रदर्शित किया जाने लगा। इससे आम जनता को औपनिवेशिक शासन की बुराइयों एवं शोषण का पता चला। सेकेंड नंबर लिखेंगे कि कहानियों, कविताओं आदि के द्वारा भारतीय जनता में राष्ट्रवाद की भावना को जागृत करने का प्रयास किया गया। मतलब पेपर में, किताब में ऐसे जोशीली शायरी, मोटिवेशन लिखा जाता था कि हम भारतीय अपने देश को आज़ाद कराने के लिए हम सबों के दिल में राष्ट्रवाद की भावना जागने लगी। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे राष्ट्रवादी अखबारों ने क्रांतिकारी विचारों को जनता के बीच फैलाया। 4 नंबर पॉइंट लिखेंगे कि कार्टूनों के प्रकाशन के माध्यम से अंग्रेजी शासन एवं संस्कृति के विकृत रूपों को जनता के सामने लाने का प्रयास किया गया। फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे यानी 5वां पॉइंट लिखेंगे कि मुद्रण संस्कृति के कारण सामान्य जनता शिक्षित एवं जागरूक हुई व समाज सुधारकों, नेताओं एवं राष्ट्रवादियों के विचारों से अवगत होने लगी। इससे आम जन में राष्ट्रवाद का विकास हुआ। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर का है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय बुनकरों से सूती और रेशमी कपड़े के नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए क्या किया। तो जवाब लिखेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय बुनकरों से सूती और रेशमी कपड़े की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए निम्न कार्य किए। कौन कौन सा कार्य किया, इसको हम लोग पॉइंट वाइज लिखेंगे ताकि एग्जाम में
हम लोग को फुल मार्क मिले। तो नंबर 1 लिखेंगे कि कंपनी ने बुनकरों पर निगरानी रखने, माल इकट्ठा करने और कपड़ों की गुणवत्ता जांचने के लिए वेतनभोगी कर्मचारी रखा, जिन्हें गुमशुदा कहा जाता था। यानी कि जब कोई मजदूर कोई काम करता था तो वह किस प्रकार का काम कर रहा है उसके पीछे उसे देखने के लिए एक और आदमी, एक कर्मचारी रखा था। सेकेंड पॉइंट लिखेंगे कि कंपनी का माल बेचने वाले बुनकरों को एन खरीदारों के साथ कारोबार करने पर पाबंदी लगा दी गई। इसके लिए उन्हें पेशगी रकम दी जाती थी। मतलब मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम कोई मतलब कपड़े का निर्यात बना रहे हैं ना, तो अगर हम अंग्रेज को देंगे तो सिर्फ उन्हीं व्यक्ति को देना होगा। हम दूसरे को और भी अपने सामान नहीं बेच सकते हैं या दूसरे से हम माल नहीं ले सकते हैं। ठीक है, आगे अगला पॉइंट लिखेंगे, एक बार काम का ऑर्डर मिलने पर बुनकरों को कच्चा माल खरीदने के लिए कर दे दिया जाता था। मतलब अगर हमारे पास पैसे नहीं हैं तो हमको अंग्रेज हमको बोलेगा कि आप कपड़ा बनाइए, हमारे पर पूंजी नहीं है तो वह उल्टा हमको कर्जा देगा और उस पर से मोटी रकम किसके सूद के रूप में लेते थे। ठीक है ना। तो इस प्रकार पॉइंट बनाकर लिख लेंगे। फिर लिखेंगे कि फिर पैराग्राफ चेंज करना है और लिखेंगे, एक गुमशुदा बुनकरों के बीच नहीं रहते थे, इसलिए इनका बुनकरों से टकराव होने लगा। अब जो गुमशुदा था बुनकरों के बीच नहीं रहता था, इससे उनका टकराव होने लगा। गुमशुदा दमपूर्ण व्यवहार करते थे। अब माल समय पर तैयार ना होने की स्थिति में बुनकरों को पीटा करते थे। जब कोई मजदूर किसी कारणवश अपने टारगेट को नहीं पूरा कर पाता था तो अंग्रेज जो कर्मचारी रखा था, जो गुमशुदा रखा था, वह बुनकरों को, मजदूरों को पीटता भी था। यह बुनकर ना तो मोलभाव कर सकते थे और ना ही किसी और को माल बेच सकते थे। अब जब इतने सारे शर्त उन पर लगा दिया गया तो ना वह अंग्रेजों के साथ मोलभाव कर सकता था और ना ही अपने सामान को किसी दूसरे के साथ बेच सकता था। उन्हें कंपनी से जो कीमत मिलती थी वह बहुत ही कम थी, पर वह डर के मारे से किसी वजह से कंपनी में बंधे हुए थे। और नेक्स्ट आपका 49 नंबर क्वेश्चन से कि राजनीतिक दलों के सुधार के उपायों की चर्चा करें। गुरुजी, ये बार बार आप राजनीतिक दल बोल रहे हैं, ये क्या होता है? अरे बुर्बक, जो पार्टी है ना, जो चुनाव लड़ता है ना, जैसे बीजेपी हो गया, कांग्रेस हो गया, अब एक नया पार्टी झारखंड बना है, किसका? जगन्नाथ महतो का, जेबीके से सेट है। तो ये सारी राजनीतिक दल ही है ना रे। कितना पूछते हो आप, इसका जवाब कैसे लिखेंगे? तो मेरे से जवाब लिखना है कि भारतीय राजनीतिक दलों में सुधार के कुछ उपाय निम्नलिखित हैं। अब नंबर 1 लिखेंगे कि कुछ ऐसे सख्त कानून बनाए जाएं जिससे राजनीतिक दल किसी भी अपराधी को अपने दल में शामिल नहीं कर पाए। मतलब राजनीतिक दलों पर कानून बना दिया जाए कि अगर कोई व्यक्ति कोई गुनाह किया है, अगर अपराधी है, चोर है, डकैत है और बलात्कारी है, तो वह चुनाव नहीं लड़ सकता या तो राजनीतिक दल में सम्मिलित नहीं हो सकता। इस प्रकार के कानून बनने चाहिए। दूसरा लिखेंगे, वह व्यक्ति जिस पर किसी भी तरह का आपराधिक मुकदमा हो, मतलब अगर कोई व्यक्ति है उस पर किसी प्रकार कोई केस है तो वह चुनाव नहीं लड़ सके। तीसरा पॉइंट लिखेंगे, राजनीतिक दलों के लिए एक मानदंड तय किया जाए कि वह अपना प्रत्याशी साफ सुथरा चरित्र वाले। तो इसके बाद ऐसा नियम लाया जाए कि चुनाव वही लड़ेगा जो सच्चा, ईमानदार, नेक इंसान हो। चौथा पॉइंट लिखेंगे, राजनीतिक दलों के लिए संदेह आदि के नियम तय किए जाए ताकि वह अप्रत्यक्ष रूप से किसी चंदा लेकर उसे लाभ पहुंचाने की कोशिश ना करे। पांचवा पॉइंट लिखेंगे, राजनीतिक दलों को समाज सेवा से संबंधित कुछ कार्य निर्धारित किए जाए। तो इस प्रकार आपको लिखना है। मेरे प्यारे बच्चे, सिर्फ वीडियो को देखते मत जाइएगा, हमें व्यूज नहीं चाहिए। आप जिसमें व्यूज नहीं चाहिए, आपको अगर मेरा वीडियो देखना है तो अपने कॉपी में सारे प्रश्न को लिखिए, सारे प्रश्न को कॉपी में लिखिए और इसे याद कीजिए। ठीक है, चलिए अब देखिए। तो इसके अगर ये प्रश्न नहीं पूछे तो इसके अथवा में एक प्रश्न और पूछा जाएगा, क्या? कि सत्ता की साझेदारी के विभिन्न रूपों का वर्णन करें। जवाब लिखना है कि सत्ता की साझेदारी के विभिन्न रूप निम्न है। नंबर 1 लिखेंगे, सत्ता का क्षैतिज वितरण और लिखित डैश करेंगे। इसके अंतर्गत विधायिका,
कार्यपालिका तथा न्यायपालिका आते हैं। किसके अंतर्गत? तो सत्ता के क्षेत्रीय वितरण के अंतर्गत। फिर विधायिका लिख के डैश करेंगे और लिखेंगे कि विधायिका जो कानून बनाती है उसे विधायिका कहते हैं। जो कानून बनाती है उसे क्या कहते हैं? विधायिका कहते हैं। कार्यपालिका जो कानून को लागू करवाती है या कानून का पालन कराती है उसे कार्यपालिका कहते हैं। इसके बाद न्यायपालिका जो कानून का जो पालन नहीं करता उसे सजा देना या न्यायपालिका का कार्य होता है, अर्थात न्यायपालिका न्याय दिलाने का काम करता है। मतलब मेरे प्यारे बच्चों, सरकार के 3 अंग, विधायिका जो कानून बना दिया, कार्यपालिका उसका पालन करवाएगा और न्यायपालिका जो पालन नहीं करता है उसको जेल में ले जाकर ठूस देगा। अगला है सत्ता ऊर्ध्वाधर वितरण। इसके अंतर्गत केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार आते हैं। केंद्र सरकार पूरे देश पर शासन करती है। इसका अधिकार क्षेत्र पूरा देश होता है, जैसे नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट है राज्य सरकार अपने राज्यों पर शासन करती है, जैसे हेमंत सोरेन। और स्थानीय सरकार अपने स्थानीय क्षेत्रों पर शासन करती है, जैसे कह सकते हैं वार्ड मुखिया। दबाव समूह तथा राजनीतिक दल। अब लिखेंगे दबाव समूह ऐसा समूह है जिसका उद्देश्य सरकार पर दबाव डालकर अपनी मांगे पूरी करवाना होता है। इसके बाद राजनीतिक दल, लोगों का ऐसा समूह जिसका उद्देश्य चुनाव लड़ना तथा सत्ता की प्राप्ति करना होता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर का है कि सार्वजनिक क्षेत्र किसी राज्य के आर्थिक विकास में कैसे योगदान देते हैं। अगर कोई चौराही जगह है, सार्वजनिक क्षेत्र है, तो वह किसी भी चीज़ में आर्थिक विकास में किस प्रकार मदद करता है। जवाब लिखेंगे कि सार्वजनिक क्षेत्र किसी राज्य के आर्थिक विकास में निम्न तरीके से योगदान देते हैं। नंबर 1, सार्वजनिक क्षेत्र स्वास्थ्य और शिक्षा सेवाओं में अपने कामकाज के माध्यम से मानव विकास सूचकांक में योगदान देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यानी किस क्षेत्र में? स्वास्थ्य क्षेत्र में, शिक्षा क्षेत्र में। ठीक है, आपका नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में निवेश से लोगों का जीवन स्तर में बहुत अधिक सुधार हुआ। तीसरा, रेलवे में सार्वजनिक क्षेत्र में के आ जाने से अधिक लोगों को रोजगार मिला है। चौथा पॉइंट लिखेंगे सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों से लोगों को अधिक से अधिक रोजगार मिला है, जिससे उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार हुआ है। नेक्स्ट 5 नंबर पॉइंट लिखेंगे कि सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग लोगों को पीने योग्य पानी, गरीबों के लिए घर, बच्चों के लिए भोजन भी उपलब्ध करवाती है। तो अगर आपको ये प्रश्न पूछे तो इसके अथवा में एक और भी प्रश्न पूछा जाएगा, क्या कि ऋण के औपचारिक एवं औपचारिक स्रोतों के अंतर को स्पष्ट करें। तो लिखेंगे ऋण के औपचारिक एवं अनौपचारिक ऋणों के निम्नलिखित अंतर है। और एक साइड लिखेंगे ऋण के औपचारिक स्रोत, दूसरे साइड लिखेंगे ऋण के अनौपचारिक स्रोत। और सबसे पहले लिखेंगे कि निम्नलिखित अंतर है। ठीक है, अब लिखेंगे ऋण के औपचारिक स्रोत में कि ये सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं, जैसे बैंक और सहकारी समितियां। और दूसरा पॉइंट लिखेंगे इनका ब्याज दर निश्चित होता है। तीसरा पॉइंट लिखेंगे औपचारिक ऋण के स्रोतों से ऋण लेने पर शोषण नहीं होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब शॉर्टकट में ये समझिए, ऋण 2 जगह से लेते हैं, चाहे हम बैंक से ऋण ले लेंगे, चाहे किसी आदमी से, चाहे वो हमारा दोस्त हो, चाहे वो हमारा पड़ोसी हो, चाहे वो हमारा रिश्तेदार हो। ऐसे जाने 2 ही जगह से हम लोग लेते हैं लोन। तो जो बैंक से लेते हैं उसको बोलते हैं औपचारिक स्रोत, और जो अपने पड़ोसी, अपने दोस्त, अपने रिश्तेदार से लेते हैं उसको बोलते हैं अनौपचारिक ऋण। अब ये समझिए कि जो बैंक से अगर लेंगे ना तो हम पर दबाव नहीं रहता है, हम आराम से पैसे को जमा करते हैं, ब्याज भी कम लेता है। लेकिन अगर हम पड़ोसी से, अपने दोस्त से, अपने रिश्तेदारों से लेते हैं तो जब मन करता है फोन करता है कि मेरे पैसा दे दो, वह ब्याज भी ज़्यादा लेता है। तो बस यही डिफरेंस है, यही सोच के आपको लिख देना है। तो क्या बताए थे कि जो औपचारिक ऋण है वह सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं, जैसे बैंक और सहकारी समितियां। इनका ब्याज दर निश्चित होता है,
तीसरा, औपचारिक ऋण के स्रोतों से ऋण लेने पर शोषण नहीं होता है। इसके बाद इसकी निगरानी आरबीआई करती है और इनका उद्देश्य सामाजिक कल्याण के लिए ऋण प्रदान करना है। अब लिखेंगे ऋण के अनौपचारिक स्रोत में, मतलब दूसरे साइड में आप किस प्रकार का बांट दीजिएगा, ऋण के औपचारिक स्रोत, ऋण के अनौपचारिक स्रोत। जो आप पहले बताए थे इसको उधर लिखना है और अनौपचारिक इधर लिखना है। तो अनौपचारिक में लिखेंगे नंबर 1, ये सरकार द्वारा पंजीकृत नहीं होते, जैसे साहूकार, व्यापारी और रिश्तेदार। इनका ब्याज दर निश्चित नहीं होता, जो मन किया वो लेगा। इसके बाद तीसरा लिखेंगे, और औपचारिक ऋण के स्रोत से ऋण लेने पर शोषण होता है, जब मन करेगा पैसा फोन करके पैसा मांग लेगा और हमें देना भी पड़ेगा, नहीं देंगे मेरा घर का सारा संपत्ति उठा कर वह ले जाएगा। ठीक है। चौथा पॉइंट लिखेंगे, इनकी निगरानी आरबीआई नहीं करती है और इनका उद्देश्य केवल लाभ कमाने के लिए होता है। अब आपका नेक्स्ट 51 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में पाई जाने वाली मृदा का वर्गीकरण करें और उनका वर्णन करें। तो लिखेंगे भारत में निम्नलिखित प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, कई प्रकार की, जैसे जलोढ़ मृदा है, काली मृदा है कि नहीं है, लाल पीली मृदा है। तो चलिए लिखेंगे पहले जलोढ़ मिट्टी लिख के डैश करेंगे और लिखेंगे नदियों द्वारा बहाकर लाई जाने वाली मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। यह 2 प्रकार का होता है, एक बांगर, दूसरा खांदर। अब लिखेंगे दूसरा नंबर काली मिट्टी। काली मिट्टी में लिखेंगे कि काली मिट्टी को रेंगर मिट्टी भी कहा जाता है। यह कपास की खेती के लिए उचित होता है। यह मुख्यतः महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात और मध्य प्रदेश में पाई जाती है। काली मिट्टी महान कणों से बनी होती है। तीसरा पॉइंट लिखेंगे लाल और पीली मिट्टी। तो लिखेंगे लाल और पीली मृदाएं ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य गंगा मैदान के दक्षिणी छोर पर और पश्चिमी घाट में पहाड़ी पथ पर पाई जाती है। लाल मिट्टी एक विशेष प्रकार की मिट्टी है जो अपने लाल रंग से पहचानी जाती है। यह आमतौर पर यह कृषि के लिए आदर्श और उपजाऊ है। फिर आपका 52 नंबर क्वेश्चन लिखेंगे कि मानचित्र में प्रदर्शित बिंदु के सामने दिए गए नाम को उचित स्थान पर लिखें। मतलब मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ आपको एक मानचित्र दिया गया है और मानचित्र देखकर सही तरीके से उसे लिखना होगा। क्या क्या लिखना होगा? तो लोहा इस्पात उद्योग जमशेदपुर को दर्शाना है, लोयस खदान बेलडीला को दर्शाना है, भाखड़ा नांगल बांध को दर्शाना है और सूती वस्त्र उद्योग सूरत और बंदरगाह विशाखापट्टनम को दर्शाना है। तो चलिए देख लेते हैं। तो देखिए ये आपका मानचित्र है नंबर 1, जहां नंबर 1 दिया गया है इस जगह पर आपका आएगा लोहा इस्पात उद्योग जमशेदपुर, जो कहाँ है तो बता दो गुरुजी, हमारे सुंदर से राज्य झारखंड में है। ठीक है। नंबर दूसरा जो आपका दिया गया है यहाँ पर लोएस खदान बेलडीला होगा, जो कहाँ पे है गुरुजी, तो यह है आपका छत्तीसगढ़ में। कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है। आपका तीसरा जो दिया है भाखड़ नागल बांध जो तीसरा कोई जगह पर दिया गया है, ये आपका कहाँ है गुरुजी, तो आपका हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है। आपका जो ये देखो, आपका जो 5वां है सूती वस्त्र उद्योग चौथा नंबर का जो है ये आपका कहाँ है गुरुजी, तो बोलो कि गुरुजी ये गुजरात में है। आपका 5वां जो बंदरगाह विशाखापट्टनम है, ये कहाँ है गुरुजी, तो बता दो कि ये आंध्र प्रदेश में है। कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। तो ये मानचित्र को आप अच्छी तरह से कर लीजिएगा। इस प्रकार हम लोगों ने आज आपके सामाजिक विज्ञान का जैक द्वारा मॉडल सेट का यूट्यूब में सबसे अलग, सबसे बेहतरीन, सबसे शानदार, सबसे जानदार शब्दों के साथ इस कॉन्सेप्ट को क्लियर किए हैं। अब आप लोग अगर इसका नोट्स अभी तक नहीं बनाए हैं तो वीडियो को रोक कर इसका अपने कॉपी में सारे प्रश्नों को लिख लीजिए, क्योंकि आपको भली भांति पता है कि यह मॉडल सेट आपके एग्जाम के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। या तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप जैक के द्वारा जारी किया गया मॉडल सेट का अगर सॉल्यूशन पीडीएफ आप चाहते हैं, अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमें हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़िए और वहाँ से हमको मैसेज कीजिए कि गुरुजी
हमें जैक के द्वारा जारी मॉडल पेपर या फिर बीबीआई प्रश्न आइए तो हम आपको वहाँ क्या कर देंगे, प्रोवाइड कर देंगे, सेंड कर देंगे। तो व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए 7780037995 पर संपर्क करें, हम आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और अपनी परीक्षाओं की तैयारी ज़बरदस्त तरीके से करते रहिए। थैंक यू। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हमारे YouTube पर, हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो हमारे इसी प्रकार के और भी कॉन्सेप्ट देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।